नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम विषय पर्यावरण कक्षा 5 जिसमें चैप्टर नंबर 2 सबके साथ उसकी आज हम शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर। हम हवा, पानी और आहार का उपयोग करते हैं। कभी कभी हम आप उसको बर्बाद होते हुए भी देखते हैं। पर्यावरण हमें आहार और मकान बनाने के लिए जमीन देता है। क्या हम पर्यावरण का संरक्षण या उसकी देखरेख करते हैं? इस पूरे चैप्टर में हम यही देखेंगे कि हमारे साथ साथ कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई है और वो कहाँ से हमें मिलती है। चैप्टर का जो हेडिंग ही है यानी कि चैप्टर का जो नाम है सबके साथ, यानी हमारे साथ कितनी सारी लोग जुड़े हैं, कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी हुई है, उसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में हमें चर्चा करनी है। या फिर हमें किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसी के बारे में चर्चा है। पहले ही पैराग्राफ में कहा गया है कि हमें जीने के लिए क्या चाहिए, तो हवा, पानी और आहार, ये 3 चीज़ों की हमारे जीवन में ज़रूरत होती है और हम ये तीनों चीज़ों की बर्बादी भी करते हैं। हवा तो आप बोलोगे मुफ्त में आती है, पानी भी बिना काम का वेस्ट करते ही है, तो ये पानी की भी बर्बादी है। आहार, कितनी बार हमारे घर से कितना अनाज बिना खाए ज़्यादा बन गया, बिना कोई ना या फिर किसी ने नहीं खाया, फेंकने में ही जाता है, तो खाने की बर्बादी होती है, पानी की बर्बादी होती है। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों की बर्बादी करते हैं। मिलता कहाँ से हमें ये सब कुछ चीज़ें? पर्यावरण से, और हम उसी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। पर्यावरण हमें आहार और मकान बनाने के लिए ज़मीन देता है। हमें खाना खाना है तो खाने बनाने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो ज़मीन में से ही उगती है। हम जिस घर में रहते हैं वो घर ज़मीन पे ही बना है और वो हमें पर्यावरण ही देता है, वो कोई और नहीं दे सकता। यानी पर्यावरण की ये 2 चीज़ें हमें ज़मीन देती है और पर्यावरण का संरक्षण या उसकी देखरेख करना हमारा फर्ज होता है। हमारा देश अनेक विविधताओं वाला देश है। हमारे देश में धर्म, जाति, भाषा, लिंग एवं आर्थिक विविधता है। इन विविधताओं के बीच हमें समान सुविधा प्राप्त है। ये सुविधाएं किस प्रकार मिलती है, इसके लिए हमें विचार करना चाहिए। हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ पे हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोग, हर एक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग, ये सभी लोग यहाँ पे रहते और सबको एक समान अधिकार दिया गया है जिसका उपयोग वो लोग करते हैं। यानी ये हमें एक समान हक हमें मिला हुआ है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू को ये है, मुसलमानों को ये सुविधा नहीं मिली। आप अपनी ज़रूरियात के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी सुविधाएं प्राप्त कर ही सकते हैं, इसमें कोई दो राहे नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार इस सुविधा का उपयोग लेना चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना है। हम कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करते हैं और उनके बारे में कितने सजग है, यहाँ पर हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। यानी इस पूरे चैप्टर में हमें यही जानकारी लेनी है कि हम कौन कौन सी सुविधाएं लेते हैं और वो सुविधा देने वाला व्यक्ति कौन है, कहाँ से हमें मिलती है, उसी के बारे में जानकारी लेनी है। यहाँ पे एक कहानी दी गई कि एक लड़का था, उसका नाम आर्यन। वो अहमदाबाद आया, यानी कि अहमदाबाद आया। वह कहाँ से आया है इसकी किसी को जानकारी नहीं है। लड़का कहाँ रहेगा, वह क्या खाएगा, हमें सभी सुविधाएं हमारे माता पिता देते हैं। इस लड़के की सहायता कौन करेगा, लड़के का क्या होगा, बहुत सारे सवाल दिए गए। सिर्फ हमें बच्चे का नाम बताए जिसका नाम है आर्यन है। अब उसके साथ क्या होगा तो वो नहीं बता। ये यहाँ पे जो चित्र दिए गए वो एक आर्यन का ही है। समझ लीजिए कि लाल जो कपड़े में है वो आर्यन है, पहले जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो आर्यन नाम का लड़का है। वो अहमदाबाद से आया है, वो हमें पहले पैराग्राफ में बताया गया है। सिर्फ वो अहमदाबाद से आया है उतना ही बताया। उसके बाद वो क्या करेगा, कहाँ पे रहेगा, क्या खाएगा, उसके बारे में भी इस चित्र से हम सोचेंगे। तो पहले चित्र में देखो कि वो रोड पे खड़ा है, यानी कि वो कहीं से चल के आ रहा है। समझ लीजिए वहाँ पे बोला गया उस हिसाब से कि वो अहमदाबाद से आया है। उसके बाद दूसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि वो रोड पे एक साइड पे एक जगह है, वहाँ पे बैठा हुआ है। तीसरे चित्र में देख रहे हैं कि जो दूसरे और पहले चित्र में जो
सीमेंट की पाइपें थी वहाँ पे उसके अंदर जाके वो लड़का बैठ गया है। यानी कि वो पूरा दिन तो उसमें रहेगा, अब आराम करने के लिए कहाँ जाएगा जबकि उसका कोई घर ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो सीमेंट का जो पाइप है उसी के अंदर रहने लगा, यानी कि जो दिखाई दे रहा है वो उसमें। फिर चौथे चित्र में देखो कि वो वहाँ पे रहते रहते कुछ काम किया होगा, कुछ बर्तन खरीदे है, कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदी है, तो वो क्या कर रहा है, तो उससे खाना बना रहा है। अब पांचवें चित्र में देखिए आप, एक और लड़का दिखाई दे रहा है। आर्यन वहाँ पे लाल कपड़ों में है, जो क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसने एक पिप के अंदर थोड़ा अपना खाने का सामान इकट्ठा किया, कुछ सामान बनाने वाला चूल्हा, कुछ बर्तन और खाना बना रहा है। उसके बाद वाले चित्र में देखो वो कपड़े भी सुखा रहा है। तो वो आर्यन है और दूसरा एक लड़का उसको दिखाई दिया। अब उस लड़के के पास भी हम ये सोच लेते हैं कि उसके पास भी कुछ नहीं है, वो भी अकेला ही है। तो उसके बाद वाले यानी कि छठे चित्र में देखो आर्यन क्या करता है, उस लड़के को भी सहारा देता है और दोनों साथ में रहने लगते हैं। हमें सातवें चित्र में ये देखने के वो साथ में रहने लगते हैं। उन लोगों ने क्या किया, अब पाइप से बाहर बैठने के लिए 4 खंभे लगाकर एक कपड़ा डाल दिया, जिससे उन लोग वहाँ पे बैठ सके, झोपड़ी जैसा बना लें। उसके बाद वाले यानी कि लास्ट वाले चित्र में देखो दोनों मिलकर अब रह भी रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं, यानी कि दो लोग साथ में मिलकर रहने लगे होंगे। अब नीचे कुछ सवाल दिए गए, सोचकर करें आर्यन का पहला घर कहाँ रहा होगा। आर्यन का पहला घर कहाँ होगा, वो सीमेंट का जो पाइप होगा वहीं। आर्यन के पास पहले कौन 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 सी सुविधाएं रही होगी, उसके पास पहली कौन सी सुविधा आई, घर की, यानी जो उसने सीमेंट के पाइप में रहने की व्यवस्था की वो उसकी पहली सुविधा थी। दूसरा, लड़का आर्यन के साथ क्यों जुड़ा होगा, क्योंकि उसके पास भी घर नहीं था, कोई था नहीं, तो वो भी उसके साथ रहने लगा। और दो लोग साथ में रहने से दोनों को लाभ भी होता इसीलिए। फिर है चौथा सवाल, दूसरा लड़का साथ में क्या क्या लाया होगा, वो अपने क्या क्या लाया होगा, तो वो जहाँ से आया होगा उसके पास अगर अपने कपड़े होंगे, थोड़े बहुत कुछ पैसे होंगे, थोड़े बर्तन होंगे, तो वो लेकर आया होगा। फिर है आगे, अ, दोनों लड़कों में के सम्मिलित होने से किसको लाभ होगा, दोनों को लाभ होगा। दोनों को जो लड़के है साथ में मिलकर काम कर रहे हैं उससे किसको लाभ होगा, तो दोनों को ही लाभ होगा। दोनों को अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत पैसे आ जाएंगे, थोड़ी बहुत ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। फिर है दोनों मित्र अब अन्य कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करेंगे। अब इतना हो गया, उसके बाद वो कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो कि हम थोड़ा बहुत अच्छा सा घर कर ले, फिर खाने पीने की चीज़ें का या बर्तन का, ये फिर कपड़ों का, ये सब की सुविधा प्राप्त करेंगे, यानी कि वो करने की कोशिश करेंगे। अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए अब वो क्या करेंगे, तो पहले जो काम कर रहे होंगे उससे भी और ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे, कोई आगे का काम करेंगे जिससे उनको ज़्यादा पैसे मिले। लड़के साग सब्जी कहाँ से लाए होंगे, तो मार्केट से ही लाएंगे, यानी कि आजू बाजू में जो बाजार होगा वहाँ से ही वो लाए होंगे। दोनों मित्र प्रकृति की किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, प्रकृति की कौन कौन सी चीज़, तो हवा हो गई, पानी हो गया, फिर जमीन हो गई, ये सारी सुविधाओं के वो लोग उपयोग करते होंगे। फिर है मनुष्य को जीने के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को जीने के लिए हवा, पानी, खुराक, यानी कि खाना, आहार, उसकी ज़रूरत पड़ती होगी। ये लड़के घर के आसपास किस प्रकार की सफाई रखते होंगे, तो वो अपने आसपास यही जगह कि झाड़ू मार देंगे जिससे कचरा ना हो। फिर एक कचरा पेटी में डालते होंगे। गंदा पानी जो लोग उपयोग करते हैं उसके बाद उसको सही ढंग से बहा देते हो। वो सब चीज़ों का ध्यान रखें, यानी अपने आसपास सफाई का ध्यान रखते होंगे। अब नीचे आपको एक सारणी दी गई है जिसमें एक उदाहरण दिया गया, दो हमें लिखना है। जैसे कि पहला चित्र है खाट का, तो वो खाट कहाँ से आई, तो कि लकड़ी से बनती है। पहले तो लकड़ी कहाँ से आई, तो कि वृक्ष से, और वृक्ष हम नीचे लिखना है कि वृक्ष का हमें संरक्षण करूँगा, यानी कि मैं वृक्ष का संरक्षण करूँगा। दूसरा है खाने की थाली, तो वो कहाँ से आई,
तो कहेंगे पहले तो जैसे उसमें लगा लकड़ी से बनती, ये कहाँ से बनेगी? अनाज से बनेगी। यानी कि हम थाली को देख कर ये से रहे कि हमें अनाज शाकभाजी में से बनेगा, मिलेगा। लकड़ी वृक्ष से मिलती है। अनाज कहाँ से मिलेगा? जमीन में से। अनाज हमें कहाँ से मिलेगा? जमीन में से। और हमें जमीन का रक्षण करना चाहिए, यानी कि जमीन का रक्षण करना चाहिए, अनाज का रक्षण करना चाहिए, उनका बिगाड़ नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा चित्र है जो है किसमें से बनेगा? कपास में से, यानी कि जो रुई आती है उसमें से हमारे कपड़े बनते हैं। हम ये समझ के चलते हैं कि हमारे रुई से कपड़े बनते हैं। तो रुई कहाँ से आई? जमीन से। जमीन में ही उसका पौधा लगेगा, यानी वो कहाँ से उगती है? तो जमीन में से। और हमें रुई का व्यवस्थित उपयोग करना चाहिए, या फिर हमें जमीन पे जो भी उगता है उसकी सही ढंग से उसका उपयोग करना चाहिए। अब आपको एक चित्र दिया गया है, 6 चित्र है। अब उसमें देखिए, पहले चित्र में दिखाई दे रहा है कि अनाज, यानी कि वो खेडूत है और वो क्या कर रहा है? तो वो अपना अनाज खेत से उगा कर फिर उसको बोरियों में भर रहा है। फिर दूसरे वाले चित्र में देखो वो क्या करेगा कि अपना अनाज बोरियों में भर के तैयार करके मार्केट में, वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे दुकानदार को बेचने जाएगा, जत्थाबंद व्यापारी को बेचने जाता है। फिर आगे के चित्र में देखो, अब होगा क्या? हम लोग, यानी कि एक उदाहरण जो इसमें दिया गया है कि जो भी किसान है वो लोग क्या करते हैं? तो अपना अनाज उगाते हैं, उसको मार्केट में जाते हैं, मार्केट से हम अनाज खरीदते हैं। हमारा तीसरा चित्र देखो कि उसमें क्या है, एक औरत है जो अनाज या सब्जी खरीद रही है। अब वो करेगी क्या? तो हम घर पे लाके अनाज को क्या करते हैं? पिसवाते हैं। गेहूं ही समझ लो, तो हमें गेहूं को क्या करना पड़ेगा? पिसवाना पड़ेगा। तो वो चौथे चित्र में आप देखोगे तो वो औरत आटा ही गेहूं ही पीस रही है। उसके बाद वाले चित्र में देखो, गेहूं को पीसने के बाद उसमें से क्या बनता है? आटा। तो उसका क्या कर रही है? आटा सान रही है। हमारे पांचवें चित्र में वो आटा सान रही है। और छठे चित्र में देखो वो खाना बना रही है। यानी इससे आधारित, इससे भी हमें लिखना है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। हम अनाज को कहाँ से प्राप्त करते हैं? अनाज हम बोलेंगे कि दुकान से लेते हैं, लेकिन दुकान में कहाँ से आया? तो किसान के पास से ही आया ना। तो हमारा अनाज जो भी हम खाते हैं वो हमारे किसान ही उगाते हैं। अब आगे एक और कहानी दी गई है। देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। एक लड़की है जो घर में है और दूसरी एक लड़की जो स्कूल में जा रही है, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जा रही है। नन्ही रूपल गांव के सभी लड़के नन्ही रूपल गांव के सभी लड़के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। वह पढ़ने जाने के लिए अपने पिताजी से कहती है, परंतु वह पढ़ने नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तो उसके बारे में आगे देखते हैं। सोचकर कहिए, आप विद्यालय किस तरह पहुंचते हैं? आपको एक सवाल पूछा है, आप विद्यालय किस तरह पहुंचते हैं? हम स्कूल किस तरीके से पहुंचते हैं? आप चल के पहुंच सकते हो, रिक्शा से पहुंच सकते हो, आपके माता पिता छोड़ने आ सकते हो, उस तरीके से पहुंच सकते हो। तो हम उस तरीके से रास्ते की या फिर स्कूल की जो गाड़ी होती है उसमें पहुंचते हैं हम स्कूल। फिर है, आपके साथ का कौन विद्यालय में नहीं आ सकता आता है? क्यों? अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति है वो स्कूल में क्यों नहीं आ रहा, यानी आपके साथ पढ़ने वाला कोई लड़का है और स्कूल में क्यों नहीं आ रहा, तो उसका कारण अलग अलग होंगे। किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता होगा, कोई बीमार है इसलिए नहीं आता है, किसी के पास किताबें नहीं है इसलिए वो नहीं आता है। जैसा जो व्यक्ति है वो अपने हिसाब से नहीं आता होगा, यानी कि वो क्यों नहीं आता है उसके बारे में अब लिखना है। फिर है आगे, जो वो कहानी शुरू हुई थी उसमें रूपल को पाठशाला जाना है, विद्यालय जाना है, लेकिन उसको जाने नहीं दिया जाता। क्यों? वो जा नहीं सकती। क्यों? तो रूपल को लगता है कि मुझे भी विद्यालय जाना है, परंतु वह विद्यालय नहीं जा सकती थी क्योंकि वह अन्य लड़कों से भिन्न थी। वह दूसरे लड़कों की तरह खेल भी नहीं सकती थी और उसे विद्यालय में जाने का मन होता था, उसे पढ़ने का मन होता था, परंतु क्या करें? जो इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है वो लड़की जो रूपल है वो क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि वो शारीरिक रूप से असमर्थ है। उसके इसका एक पैर मुड़ा हुआ है
उसको सहारे के बिना वो नहीं चल सकती, इसलिए वो विद्यालय नहीं जा रही थी, लेकिन उसको पढ़ने की बहुत इच्छा थी। अब आपको विद्यालय आना क्यों अच्छा लगता है? हमें विद्यालय में जाना क्यों अच्छा लगता होगा? अगर हमें पढ़ना अच्छा लगता है तभी। हमें पढ़ना अच्छा लगता है, हमारे मित्रों से मिलना अच्छा लगता है, इसीलिए हमें विद्यालय जाना अच्छा लगता है। आपको विद्यालय में क्या क्या अच्छा लगता है? तो हमारे विद्यालय में हमें क्या क्या अच्छा लगेगा? तो कंप्यूटर रूम है, क्लासरूम है, प्रार्थना करने जाते हैं वो रूम है, ऐसी सारी चीज़ें, फिर खेलना, ये सब कुछ चीज़ें हमें विद्यालय में अच्छा लगता होगा। आप विद्यालय में न आ सके तो क्या करेंगे? अगर हम नहीं आ पाएंगे तो हमें दुख होगा कि हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं, फिर हमारा पढ़ाई भी बिगड़ेगा, इसीलिए हमें अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि हमें विद्यालय जाना ही होगा। अगर हम बीमार हो जाते और स्कूल में नहीं जाते तो हम क्या करते? दूसरे मित्र से जानकारी ले लेते हैं कि क्या पढ़ाया, कैसे काम करना है, उसके बारे में जानकारी ले ही लेते हैं। बचपन से ही रूपल के दोनों पैरों में पोलियो था। वह चल नहीं सकती थी, परंतु किसी संस्था ने उसे व्हील चेयर दी। ये जो बाजू वाले चित्र में जो बैठ के जो चलता है गाड़ी, दूसरे लोग उसको धक्का मारते हैं, उसको व्हील चेयर कहते हैं। दी अपने पड़ोस में रहने वाले लड़की की सहायता से रूपल विद्यालय में आई। रूपल जो थी उसको क्या हो गया था? पोलियो पोलियो, यानी उसका एक पैर सही रूप से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो विद्यालय नहीं जा रही थी। लेकिन जो संस्था होती है, वैसी कोई एक संस्था ने उसको व्हीलचेयर दी और व्हीलचेयर की मदद से वो स्कूल जा सके, ऐसी उसकी मदद की है। तो वो उसकी बाजू में, यानी कि पड़ोस में रहने वाले लड़के ने उसकी सहायता की और वो पाठशाला जाती है। तो यहाँ नीचे वाले चित्र में देखो कि उसकी सब स्वागत भी करते हैं। अब आगे कुछ सवाल है, पहले वो देख लेते हैं। आप किसकी सहायता करते हैं? किसी की सहायता करते हैं किस प्रकार से? हम किसी की सहायता करते हैं और किस प्रकार से? हम दूसरे की मदद क्या करेंगे? तो कि जो बच्चा स्कूल में नहीं आया है, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसको हम समझाएंगे, उस प्रकार से मदद करते हैं। आपकी सहायता से विद्यालय में कौन आता है? हमारी सहायता से तो कोई नहीं आए, लेकिन हम सबकी सहायता ज़रूर करना पसंद करेंगे। अगर हमारा कोई दोस्त बीमार है तो हम उसको साथ में लेकर विद्यालय आ सकते हैं। आप किसी की सहायता करें कि वह विद्यालय में आ सके। अगर हमारे आसपास कोई ऐसा है जिसको पढ़ना है तो हम उसकी मदद करेंगे, जिससे वो स्कूल में आ सके। डर के कारण विद्यालय में न आने वाले लड़कों की सहायता आप किस तरह से करते हैं? डर के कारण जो विद्यालय में नहीं आ रहे उनको समझाएंगे कि भाई ऐसा डरने की बात नहीं है। अगर कोई होमवर्क से डरता है, कोई पढ़ाई में कमज़ोर है इसलिए डरता है, या कोई बीमार है इसलिए डरता है, तो उसको समझा कर, उसको अपने तरीके से मना कर उसको हम स्कूल में लाने के लिए बोलेंगे। विद्यालय में सभी लोगों ने उसका स्वागत किया, यानी कि रूपल का देखो यहाँ चित्र में दिखाया है। आज रूपल भी खुश है, उसके माता पिता भी खुश है, विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी भी खुश है। सभी उस लड़की को देखकर खुश है और वहाँ पे उसके सर टीचर, यानी कि उसके शिक्षक, उसके विद्यार्थी मित्र सब उसका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। उसकी मम्मी पापा भी वहाँ पे आए हैं। रूपल किसकी सहायता से विद्यालय पहुंची? अपने पड़ोस वाले लड़की की सहायता से। विद्यालय आते समय रूपल ने क्या क्या देखा? तो उसने स्कूल से, यानी विद्यालय से घर तक के रास्ते में जो जो चीज़ें आती होगी वो सारी देखी होगी। वृक्ष है, फिर रोड है, आज घर के आसपास जो दुकानें थी वो, फिर रोड पे जो गाड़ियाँ चल रही है वो सब ने उसने देखा होगा। रूपल सभी के साथ साथ पढ़ती है, कहानी कहती है, गीत गाती है, उत्तर देती है और प्रश्न करती है। विद्यालय में रूपल की सभी सहायता करते हैं। रूपल स्कूल रेगुलर जाने लगी तो सब उसकी पढ़ाई में मदद करने लगे। वो पढ़ने में पढ़ती भी है, कहानियाँ भी कहती है, गाना भी गा लेती है और जो सवाल पूछे जाते हैं उसके उत्तर भी देती है। ये सारे कार्य बाकी बच्चों की तरह वो भी करने लगी। आगे हमें सवाल पूछा गया, रूपल की किस किस ने सहायता की होगी? तो रूपल की सहायता किसने की होगी? शिक्षकों ने, विद्यार्थियों ने, फिर उसके मम्मी पापा ने, सब ने उसकी सहायता की होगी। इस विद्यालय में रूपल को किस किस कार्य में सहायता की आवश्यकता होगी?
तो रूपल को क्या क्या ज़रूरत पड़ती होगी? क्लास में जाने के लिए, फिर उस वहाँ पे बैठने के लिए, शौचालय जाने के लिए, या फिर उसको पाठशाला से यानी कि विद्यालय से घर में जाने और घर से वापस विद्यालय आने में सहायता की ज़रूरत पड़ती होगी। आप किनके साथ विद्यालय आते हैं? हम किसके साथ आते हैं? तो आप विद्यार्थी मित्रों यानी कि आपके साथ जो मित्र है उसके साथ जाते होंगे, आपके मम्मी पापा के साथ जाते होंगे, आपके बड़े भाई बहन है वो रखने आते होंगे। तो वो यहाँ पे लिख देना है। फिर है आगे एक और कहानी दी गई है जिसमें चित्र दिए गए 6। अब उसको ध्यान से देखिए। पहले चित्र में कुम्हार है, यानी कि जो हमारा मटका बनाने वाला व्यक्ति होता है वो है, क्या कर रहा है? तो के मिट्टी खोद रहा है। और उसके साथ कौन है? तो के गधा। गधे के आजू बाजू जो थैला लटकाया गया है वहाँ पर वो मिट्टी खोद कर लाता होगा। दूसरे चित्र में वो क्या, पहले चित्र में वो मिट्टी खोद रहा है, गधा है उसके साथ। दूसरे चित्र में वो गधे पे मिट्टी लाद के अपने घर पे ले आए। तीसरे चित्र में वो मिट्टी से वो क्या बना रहे? मटके। और चौथे चित्र में बहुत सारे मटके बनने के बाद वो उसको मार्केट में रखता है, यानी कि बेचने के लिए तैयार करता है। फिर उसको क्या करना पड़ेगा? पांचवें चित्र में देखो, वो सारे मटके भर के वो मार्केट तक ले आया, यानी कि बाजार तक ले आया। और छठे चित्र में वो मटके बेचने के लिए दुकान पे बैठा हुआ है। ये हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अब आगे कुछ सवाल है इस कहानी को संबंधित। कुम्हार गधे के लिए घास कहाँ से लाता होगा? तो कहाँ से लाएगा? बाजार से लाएगा या फिर जो आसपास में खेत है वहीं से लाएगा। कुम्हार को मिट्टी भिगोने के लिए पानी लाकर कौन देता होगा? तो कुम्हार को जो माटी भिगोनी है उसके लिए उसको पानी लाने के लिए उसकी पत्नी मदद करती होगी। उसके घर में जो भी होगा वो उसकी मदद करता होगा, यानी कि उसकी पत्नी ला के देती होगी। मटका बनाने में कुम्हार की सहायता कौन करता होगा? तो मटका बनाने के लिए उसकी पत्नी मदद करती होगी, उनके बच्चे होंगे वो मदद करते होंगे, या फिर घर के दूसरे कोई सभ्य है तो वो उसकी मदद करते होंगे। उसके बाद है मटका पकाने के लिए कुम्हार को क्या क्या चाहिए? मटका सुखाने के लिए, यानी कि मटके को पकाने के लिए उसका क्या क्या चाहिए होगा? तो कि उसको धूप में रखना होगा, या फिर उसको अलग तरीके से गर्मी देनी होगी, यानी कि उसको लकड़ी या फिर कोलसा, घास ऐसा सब कुछ जलाकर फिर उसको गर्मी से पकाना क्या होगा, तो वो उसकी ज़रूरत रहेगी। आपने कभी मटका खरीदा है? हाँ, हम सब ने घर पे मटका रखते ही, यानी कि हाँ, हम सब ने घर पे मटका खरीदा ही होगा। मटके का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो मटके का उपयोग कहाँ पे होगा? पानी भरने के लिए, पानी पीने वाला भरने के लिए, पानी को ठंडा रख, मटके में अगर हम पानी भरते हैं तो वो ठंडा रहता है, तो हम उसका उपयोग पानी भरने के लिए ही करेंगे। या फिर ज़्यादा हमारे घर में दलहन पड़े हैं तो उसको भी हम भर सकते हैं लंबे समय तक अगर हमें भरना है तो। या फिर हमें कोई पौधे को बनाना है, रोपना है, यानी कि पौधे को लगाना है, तो भी हम उसमें उपयोग लेते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नीचे दी गई कोई वस्तु विभिन्न व्यवसाय के साथ किस प्रकार जुड़ी हुई है उसे उदाहरण के अनुसार सोचकर लिखिए। जैसे कि मटका, व्यवसाय, कुम्हार, ड्राइवर और व्यापारी, 3 लोगों के साथ कैसे जुड़ा है वो। कुम्हार क्या करता है? मटका बनाता है। ड्राइवर क्या करता है? मटका पहुंचाता है। और व्यापारी क्या करता है? मटका बेचता है। वैसे आइसक्रीम, पशुपालक, व्यापारी और फेरी वाला तीनों के साथ जुड़ा है। कैसे? तो पशुपालक क्या तैयार करेगा? दूध, यानी कि वो निकालने का काम करता है। व्यापारी क्या करेगा? दूध में से आइसक्रीम बनाने का कार्य करेगा। और फेरी वाला क्या करेगा? वह आइसक्रीम बेचने का कार्य करेगा। फिर है तीसरा कपड़ा। कपड़ा दर्जी, दुकानदार और धोबी 3 लोगों के साथ जुड़ा है। दर्जी क्या करेगा? कपड़ा सिलते हैं, बताया ना, दर्जी क्या करते? कपड़े सिलते हैं। दुकानदार क्या करेगा? सिले हुए कपड़े को बेचता है। और धोबी क्या करेगा? जो कपड़े हैं उसको धोने का काम करेगा, यानी कि उसके पास जो धोने के लिए आते हैं वो कपड़े धोएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम जिन सुख
सुविधाओं का उपभोग करते हैं उसके लिए अनेक लोग कार्य करते हैं। सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम साथ साथ रहकर एक दूसरे के सहारे सरलता से जीवन व्यतीत करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, यानी जो भी हम चीज़ों का उपयोग करते हैं, जो भी सुख सुविधा हो या खाने पीने की चीज़ें हो, वो सब कुछ हम करते हैं, उसके साथ कई सारे लोग जुड़े होते हैं और सभी लोग महत्व भी इतने ही है। जैसे कि समझ लो, आप कपड़ा तो ले आए, एक उदाहरण देती हूँ कि हम कपड़ा तो ले आए लेकिन कपड़े को सिलने वाला ही नहीं हुआ तो किस काम का। यानी उसके लिए दर्जी भी जरूरत। कपड़े कपड़ा कहाँ से आया, तो कि उसके लिए हमें रुई ऐसे रेशम से ही कपड़े बनते हैं। वो बनता कहाँ है, तो कि ज़मीन से, यानी कि वो भी बनाने वाला किसान है। तो हमें किसानों की ज़रूरत पड़ी। फिर उस कपड़े को रंगीन करने के लिए व्यापारी की जरूरत पड़ी, क्योंकि बड़ी बड़ी मिलों में कपड़े जाते हैं, उस पर रंग काम होता है, डिज़ाइनें बनती है, तभी ना तो सभी कपड़े वाइट होते अगर रुई से सारे बने होते तो रुई से पहले तो कपड़ा बनता है, यानी कि व्यापारी मिलों भी ज़रूरी। मिल के बाद आया कि कपड़ा आप ले आए मार्केट से, तो दुकानदार भी जरूरी। आप कपड़ा खरीदने कहाँ जाओगे, तो दुकानदार भी जरूरी। फिर दुकान से कपड़ा ले आए, अगर सिलने वाला दर्जी नहीं हुआ तो क्या इस काम का, लेकिन दर्जी जरूरी है सिलने के लिए कपड़ा। फिर उस सिले हुए कपड़े को आप पहनते हो, फिर धोने के लिए धोबी की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत महंगा कपड़ा होता है या फिर वर्क वाला कपड़ा होता है तो आप धोबी के पास ही धुलवाते हैं। यानी सभी लोग अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण ही होते हैं और कोई किसी भी व्यक्ति का काम छोटा या बड़ा होता नहीं है और ना ही हमें किसी भी कार्य को छोटा समझना चाहिए। मटके का ठंडा पानी पीते समय हम गधे, कुम्हार या अन्य व्यक्ति की मजदूरी का विचार करते हैं। हम आइसक्रीम खाते हैं तब दूध देने वाले, आइसक्रीम बनाने वाले और बेचने वाले का विचार नहीं करते हैं। हम सिर्फ जो जो सुविधा हमें मिलती है ना उसका आनंद ले लेते हैं, लेकिन हम वो चीज़ कहाँ से बन के आई, उसके पीछे कितने लोग हैं, उस सबकी मेहनत को हम सोचते भी नहीं हैं। अपने आसपास की सुविधाओं के उपभोग के पीछे हम कहीं प्रकृति का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, ये हमें सोचना ही चाहिए। सुविधा देने वाले या हमारी रक्षा करने वाले ही की हमें देखरेख और संवर्धन करना चाहिए। उसके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। हमें कोई भी चीज़ का हम उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई होती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उससे प्रकृति को नुकसान न पहुँचे या कम से कम पहुँचे। जैसे कि आप पानी का बिगाड़ ना करो, वो भी प्रकृति का रक्षण ही है। कचरा कहीं पे भी मत डालो, कचरा कचरा पेटी में ही डालो, वो भी एक तरीके से प्रकृति का संवर्धन ही है। ऐसा हर एक चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए और हमारे आसपास में आने वाली सभी सुविधाएं का उपयोग जितना हो यानी कि कर कसर युक्त ही करना चाहिए। और सबके प्रमाण जो भी हमारे आसपास है, जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, वो सब एक समान ही भावना से देखना चाहिए और सबको सम्मान भी देना चाहिए। इसी के साथ हमारा दूसरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।